की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी, वही छूट गया। 1.5 दशक पहले यहां सुविधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे, और एक फैशन तो होती है, घोषणा करो, कागज पे दिखा दो, दिया जला दो, फीता काट दो, अखबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर, मैं मेरे काम पर, यही चलता रहा। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। पिछले वर्ष मुझे यहां 4 प्रदर्शनी हॉल के उद्घाटन करने का अवसर मिला था, और आज कनेक्टिविटी की इस आधुनिक सुविधा को लोकार्पण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे आधुनिक निर्माण देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं और उसे आधुनिक बना रहे हैं। और ये तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ नहीं है, ये तस्वीर इसलिए बदली जा रही है, वो तकदीर बदलने का भी एक माध्यम हो सकती है। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार जितना जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मॉडर्नाइजेशन पर है, इसका सीधा सीधा परिणाम और इसके पीछे का स्पष्ट उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। सामान्य मानवीय की असुविधा कम हो, उसके जीवन में सुविधाएं बढ़े, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, ये व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे उपलब्ध हो। और साथ साथ अब जब भी हम विकास करें तो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस प्लानिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट की चिंता करने वाला होना चाहिए। इन सब बातों को साथ रख करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं
कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में भारत की राजधानी की चर्चा होगी, हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, ये जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनवाया है, उसमें भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का यही विजन, यही तालमेल है। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। आईटीओ चौराहे पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे जब कार्यक्रम बनते हैं तो मैं 50 बार सोचता हूं, मेरे एसपीजी वगैरह को कहता हूं कि भाई या तो सुबह 5 बजे मुझे निकाल दो, लोगों को परेशानी न हो, या रात को देर से निकालो वहां से, दिन में मेहरबानी करके उस रास्ते से मत लीजिए, लोग परेशान होते हैं। मैं जितना बच सकूं बचने की कोशिश खुद करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं। आज ये रचना के कारण ये जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है, ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा। अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें बताया था कि 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होने वाली है। यानी ये नागरिकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं। अगर मैं किसी को 100 रुपये देने की घोषणा करूं तो मेरे देश में हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मैं अगर ऐसी व्यवस्था करूं जिसके कारण उसके 200 रुपये बचते हैं, वो खबर नहीं बनती है, उसका महात्मा ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थायी व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जन सामान्य की सुविधा
और उसका बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब ट्रैफिक जाम बचेगा, दिल्ली का पर्यावरण भी बचेगा। हम आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कहावत के लिए टाइम इज मनी ठीक है, लेकिन यहां भारत सरकार की इस योजना से टाइम बच गया तो मनी बच गया, वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी हमने सोचने के तरीके को भी, हमारे पुरानी आदतें, पुराने बॉक्सेस में चीजें डाल डाल करके देखने के बजाय बाहर आने की जरूरत है। एक अनुमान है कि जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए जैसा हमारे पीयूष भाई ने बताया 5 लाख पेड़ से जो मदद मिलती है वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ लगाना नहीं है। और मुझे खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट के साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी हुआ यमुना के तट पर, और वो भी काम पूरा किया है, डबल बेनिफिट ले लिया है। हमारी सरकार नए पेड़ लगाने के साथ ही जिन वजहों से प्रदूषण बढ़ता है उसमें से कितनी कमी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। भारत की रिक्वायरमेंट का 10% इथेनॉल, गन्ने से बना हुआ, वेस्टेज में से बना हुआ इथेनॉल आज हमारी गाड़ियां दौड़ा रहा है, हमारी गति को ताकत दे रहा है। और ये भी काम हमने, हमारा जो टारगेटेड टाइमिंग था उससे भी पहले कर दिया, कई महीने पहले पूरा कर दिया। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का यह अभियान हमारे प्रदूषण कम करता है, हमारे किसान की आय को भी मदद करता है, क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो यहां से बेस्ट उपयोग में आ रहा है। साथियों, दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, डबल से भी ज्यादा। अगर कुछ नागरिक व्रत ले लें कि मैं कम से कम 10% मेरा जो ट्रैवलिंग के लिए अब व्हीकल का उपयोग करता हूं, मैं 10% मेट्रो का उपयोग करूंगा। हो सकता है मेट्रो पे थोड़ा भीड़ बढ़ेगी, लेकिन इतना छोटा सा कर्तव्य भी हमारे दिल्ली की जिंदगी को कितनी मदद कर सकता है और एक नागरिक के साथ एक कर्तव्य भाव का आनंद कितना मिल सकता है, वो भी एक अनुभव का विषय है। और कभी कभार सामान्य जनों के बीच में जाकर के ट्रैवल करने का भी एक अलग आनंद होता है। उनकी जिंदगी को जानने समझने का उन 5-10 मिनट में भी थोड़ा सा अवसर मिल जाता है। यानी मल्टीपल बेनिफिट है। और अगर मेट्रो में पैसेंजर की संख्या जरा ज्यादा रही तो इकोनॉमिकली भी वायबल बनेगा। हम सब मिलकर के चीजें चलाएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क की वजह से हजारों गाड़ियां अब सड़कों पर कम चल रही है, वो ज्यादा हो सकती है और इससे भी प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे में भी दिल्ली को बहुत राहत मिली है। हजारों ट्रक सीधी सीधी बाहर से निकल जाती है। दिल्ली की इंटरस्टेट कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व स्केल, अभूतपूर्व स्पीड आज पहचान बन चुका है काम का। अब देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को सिर्फ
1 घंटे भर में पहुंचा दिया है। पहले के किसी लोग जो हरिद्वार ऋषिकेश जाने की आदत रखते थे और देहरादून जाने की आदत रखते थे, 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे, 4.5 घंटे में आप वहां पहुंच जाते हैं दिल्ली से निकल करके। और समय की ताकत क्या होती है। मैं अभी काशी रेलवे स्टेशन पे गया था, वहां का सांसद हूं तो जरा, और वहां भी लोगों को तकलीफ ना हो तो रात को 1-1:30 बजे चला जाता हूं। तो मैं काशी रेलवे स्टेशन पर गया, मैंने कहा देखूं क्या क्या व्यवस्था है नागरिकों के लिए। तो सब देख रहा था, फिर मैं वहां के जो रेलवे का काम देखते थे उन लोगों से मैंने पूछा कि ट्रैफिक के संबंध में, ट्रेनों के संबंध में। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब यहां वंदे भारत ट्रेन, उसकी डिमांड बहुत है। मैंने कहा भाई वो तो थोड़ा महंगी भी है। और नहीं बोले साहब, आज गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा वंदे भारत में जाना चाहता है, मजदूर वर्ग के लोग वंदे भारत में जाना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, थोड़ा टिकट का पैसा तो ज्यादा लगता है उसमें। बोले साहब हमने भी आश्चर्य हुआ, हमने पूछा कि वंदे भारत में इतना रिजर्वेशन कैसे होता है, इतनी भीड़ कैसे होती है। तो उन्होंने पैसेंजर से पूछा, उन्होंने कहा देखिए भाई आपके वंदे भारत ट्रेन में हमें सामान रखने की जगह बहुत मिलती है, और गरीब आदमी है अपने घर से खाना उठा करके ले आता है, तो वो जगह मिल जाती है। और दूसरा उसने कहा कि हमारे 3-4 घंटे हम जल्दी पहुंचते हैं तो उतने घंटे हमको काम तुरंत करना मिल जाता है, तो कमाई शुरू हो जाती है हमारी। अब देखिए सामान्य मानवी की सोचने का तरीका कितना बदला है, और हम पुरानी सोच से कहते रहेंगे देखो वंदे भारत ट्रेन ले आए, महंगी ट्रेन ले आए। लोगों की सोच के साथ जो डिस्कनेक्टेड है, इनको पता ही नहीं चल रहा है बदलाव कैसे आ रहा है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था कि एक बदलाव हिंदुस्तान का सामान्य मानवी किसको ऐसे को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। अब आज देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, कितने प्रोजेक्ट्स भारत की राजधानी को दुनिया की सबसे बेहतर कनेक्टेड राजधानियों में से एक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब ये काम पूरा होगा तब बनेगा। देश का पहला और स्वदेशी टेक्निक से बना रैपिड रेल सिस्टम भी दिल्ली से मेरठ के बीच तेजी से बन रहा है। हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली से जोड़ने के लिए भी ऐसे ही रैपिड रेल सिस्टम पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली की पहचान को और मजबूत करेंगे। इनका लाभ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले प्रोफेशनल्स को होगा। हमारे युवा वर्ग, हमारे विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले हमारे साथी, ऑटो चलाने वाले हमारे साथी, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे छोटे दुकानदार, इन सभी को, यानी समाज के हर तबके को इसका बहुत फायदा मिलेगा।